पहला प्रश्न है कि कौन सा मृत्युपजीवी यानी कि सैप्रोफिटिक फंगस का उदाहरण है। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जानेंगे कि मृत्युपजीवी क्या है। तो देखिए, मृत्युपजीवी ऐसे जीव हैं जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। देखिए, मृत्युपजीवी आमतौर पर जीवित जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है यह मृत्युपजीवी कवक है। उसके बाद देखिए, शैवाल क्या है। तो शैवाल एक जलीय पौधे हैं। फीता कृमि, फीता कृमि एक प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है जिसको अंग्रेजी में टेप वर्म कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, टेप वर्म कहा जाता है। और इससे क्या होता है, संक्रमण होता है। ये दूषित जल और भोजन के माध्यम से हमारे आंत में पहुंच जाते हैं और वहां पर भयानक संक्रमक पैदा करते हैं। ठीक है, अमरबेल क्या है। तो अमरबेल एक परजीवी है जो दूसरे पेड़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताया करें। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि मधुमेह होने का कारण क्या है। तो मधुमेह होने का जो कारण है यह इंसुलिन का कम उत्पादन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रुधिर में जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होता है तब ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग कहते हैं। ग्लूकोज के ग्लाइकोजन बनने की क्रिया का नियंत्रण अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल, ठीक है, बीटा कोशिका जो है उसके द्वारा स्रावित इंसुलिन करता है। इंसुलिन के अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। इंसुलिन के कम स्रावन से क्या होता है, मधुमेह होता है। और अधिक स्रावन से कौन सा बीमारी होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है, वह त्वचा है, स्किन है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा तो लीवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को खाली स्थान दिया गया है के नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पक्षियों के द्वारा परागण की जो प्रक्रिया होती है इसको ऑर्निथोफिली के नाम से जाना जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी के द्वारा जो परागण होता है इसको हाइड्रोफिली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मधुमक्खी के द्वारा जो परागण होता है इसको एम्ब्रियोफिली कहा जाता है। और कीट के द्वारा जो परागण होता है उसको एटोमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मकड़ियां किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोग एक और प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 के लिए। उसका सेट नंबर 11 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। जैसे ही एडुटेरिया का यह सेट कंप्लीट हो जाएगा फिर से हम लोग इस सेट को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का, आप जरूर देख लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार में जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें पुस्तक और लेखक से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाया है पुस्तक और लेखक से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए, मकड़िया जो है यह किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑर्थोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकड़िया, झींगा, उसके बाद केकड़ा, बिच्छू, तिलचट्टा, ये सभी जो है ये ऑर्थोपोडा में आते हैं। देखिए, ऑर्थोपोडा जो है यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि मेडुला ऑब्लंगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। तो देखिए, यह जो है पश्च मस्तिष्क का, ठीक है, पश्च मस्तिष्क का यह हिस्सा है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है यह शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है, जैसे कि हृदय स्पंदन की दर, श्वसन इत्यादि। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था, यानी कि जीवाणु का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। तो जीवाणु का जो खोज है यह लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। लीवेनहॉक राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु यानी कि वायरस का खोज जो है इवानोस्की के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं। तो ये कौन से पौधे हैं, तो ये पौधे कौन से हैं, लेग्यूमिनस पौधे हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लेग्यूमिनस जो पौधे हैं ये द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रिंग वर्म नामक बीमारी जो है यह किसके कारण होती है। रिंग वर्म यानी कि जो दाद है यह बीमारी किसके कारण होती है, तो यह कवक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दाद, खाज, गंजापन, ठीक है, ये सभी जो है यह कवक फंगस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ट्रिप्सिन क्या करता है। ट्रिप्सिन जो है यह क्या करता है, तो ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन का विघटन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है यह एक अग्नाशय रस है, अग्नाशय से यह निकलता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का विघटन करके पेंटोन्स में
तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अग्नाशय से दो और एंजाइम निकलते हैं, दो और एंजाइम का श्रवण होता है, वो है एमाइलेज और लाइपेज। एमाइलेज यहां मैं लिखता हूं, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए एमाइलेज जो होता है ना, यह क्या करता है, तो एमाइलेज जो है यह कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज जो है यह वसा का पाचन करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन का विघटन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न आपके कवर करवाते चलूं, ताकि आपको और अच्छे तरीके से सभी चीज क्लियर होते चले। देखिए घर्षण बल जो होता है यह कार्य करता है, तो घर्षण बल जो होता है यह बल की दिशा के विपरीत, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बल की दिशा के विपरीत यह कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि गति की दिशा के यह विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि किसी माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए प्रकाश की जो गति है ना, यह बदलती नहीं है, यह वैसी ही रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है यह किसने किया था, तो नोल और रुस्का ने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखेंगे अलेक्जेंड्रा वोल्टा, इन्होंने बैटरी का, विद्युत बैटरी जो है इसकी आविष्कार किया था। प्रकाश का जो व्यतिकरण है ये थॉमस यंग, और पेट्रोल चलित कार जो है ये कार्ल बेंज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि दबाव के बढ़ाने के साथ किसी पदार्थ का क्वथनांक, देखिए दाब जो है ये बढ़ाया जा रहा है। जब हम ऊपर जाते हैं तो दाब क्या होता है, घटता है, और जब दाब घटता है तब क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक भी घट जाता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि पहाड़ों पर खाना बनाने में परेशानी होती है, कारण क्या है कि क्वथनांक कम हो जाता है। पहाड़ पर दबाव कम है, क्वथनांक कम हो जाएगा, इसके कारण खाना बनाने में परेशानी होगी। उसी प्रकार से यहाँ रिलेट करके आप देख सकते हैं कि दबाव जब बढ़ाया जाएगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, इसके प्रमुख जो कारण है ये क्या है बताइए। तो उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो आसान हो जाता है, और उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं इसलिए उष्मा का स्थानांतरण अधिक कुशल हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। तो देखिए यह जो स्थिति सही है यह इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब लिफ्ट में नीचे की ओर बढ़ रही है, जब लिफ्ट जो है, तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा, जब नीचे आती है तो वास्तविक वजन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, लिफ्ट जब तेजी से ऊपर जाती है तो व्यक्ति का जो स्पष्ट वजन है वह वास्तविक वजन से अधिक होता है। तो ये नीचे आ रही है तो घट जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका वास्तविक वजन से कम हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कह रहा है कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। हाफ, यहाँ पर देखिए m दिया गया है 10 किलोग्राम, वेलोसिटी दिया गया है mv², 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 पच्चे 10, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 25 पच्चे 125 हो जाएगा। तो 125 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। सबसे पहले जानिए कि ये जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है यह जारी कौन करता है। ठीक है, तो देखिए यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान जो है 150वां है, पहले स्थान पर नॉर्वे है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितनी रोपवे परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। तो ये कितनी रोपवे परियोजना है, तो ये 6 रोपवे परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व टीबी दिवस, यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसका विषय क्या है, थीम पूछा गया है। याद रखेंगे कि विश्व टीबी दिवस जो है यह 24 मार्च के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इस वर्ष इसका जो थीम था वो क्या था, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 या ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल के खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल के विजेता रहे राफेल नडाल। ये कहाँ के हैं? तो स्पेन के हैं। वहीं अगर महिला एकल पूछा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 तो ये कौन है? तो एशले बार्टी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। अच्छा फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। और महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता। ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है? वनावरण की वृद्धि हुई है। देखिए ये जो वन रिपोर्ट है ना, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। कितने वर्ष पर? तो प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। ठीक है, पहली बार इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो 1987 में पहली बार इसे प्रकाशित किया गया था। ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स। ठीक है, बिहार का जो वनावरण है वो कितना है? इसका वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि बढ़ा कितना है? तो बढ़ गया है 75 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, ये जो वनावरण है ना, या कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है बिहार का? तो यह 7.84% है। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? तो देखिए ये जाक्सा जो है ना, ये जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। रोसकोसमोस जो है ये रशिया का है। और नासा जो है ये अमेरिका का है। ध्यान रखेंगे। इसरो का है यह CMS-101 उपग्रह। देखिए अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। इसके चेयरपर्सन कौन है अभी? तो एस सोमनाथ हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे बताइए? अच्छा, आप उनका नाम कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। उसके बाद देखिए फिक्की FICCI के शब्द विस्तार में अंतिम आई, यानी कि इस वाले आई की बात नहीं, इस वाली आई की बात की जा रही है। आई का निरूपित, आई जो है यह क्या निरूपित करता है? तो देखिए सबसे पहले फिक्की का फुल फॉर्म जान लीजिए। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जैसे ही आप फुल फॉर्म जानेंगे तो देखिए आई वाला जो है ना, लास्ट वाला, इसका मतलब इंडस्ट्री होता है। देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन, सेकंड वाला का इंडियन हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। ये सब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है निम्न में से किनके द्वारा किया गया? तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पर किया गया। किनके द्वारा? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए मई 2022 में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? देखिए सिरुई लिली जो है ना, यह मणिपुर का राजकीय फूल है। क्या है? राजकीय फूल है मणिपुर का। अच्छा, मणिपुर की अगर बात आई है तो मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। और वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर हैं वो LA गणेशन है। LA गणेशन जो है ये मणिपुर के वर्तमान में गवर्नर हैं। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? देखिए इसमें से सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो तंबाकू बोर्ड है ना, तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है? तंबाकू बोर्ड जो है ना यह गुंटूर में है। तो ये गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोटायम में है, चाय बोर्ड जो है यह कोलकाता में है। ठीक है, मसाला बोर्ड जो है कोची में है। मसाला बोर्ड कोची में है। आगे बढ़ेंगे कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जिसको कहा जाता है। तो देखिए ये पहली बार 1990 में जो है यह तैयार किया गया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है, और इसको प्रकाशित कौन करता है? तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया जाता है। और इसके मापन के 3 आधार हैं: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय।
ऊंचाई, भार और रंग जो है इसमें से कौन सा मापक है? तो ये हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आमदनी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो ये किसको घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी होता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 107 तक जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 108 का रहा है कि सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? सीसा का जो आयात है सिंधु काल में ये कहाँ से किया जाता था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ईरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? महान स्नानागार और महान अन्नागार, ठीक है, ये दोनों जो प्राप्त है ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। और यह जो मंत्र है यह सूर्य देवता को समर्पित है और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है, तीसरे मंडल में, तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? देखिए पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी जो थी ये लाहौर थी और लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो थी ये भू राजस्व था, जो उपज का 1/6 भाग जो है होता था, तो ये भू राजस्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ये सभी प्रश्न जो मैं नया प्रैक्टिस सेट आपको कवर करवा रहा हूँ उसमें मैंने करवाया हुआ है। जो लोग उस सेट को लगाए होंगे उनका बहुत आसानी से रिवीजन भी हो रहा होगा और उत्तर भी वो दे पा रहे होंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा अकबर के खिलाफ। ठीक है, अकबर के खिलाफ जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि झंडा गीत के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन सा है? ये जो प्रश्न मैंने पुस्तक और लेखक करवाया है ना उसमें प्रसिद्ध नारे भी मैंने कवर करवाया है, इसलिए देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये श्यामलाल पार्षद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए घटना तथा उनकी तिथि का सही मिलान करें। देखिए रॉलेट एक्ट जो है यह 18 मार्च 1919 हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह जो है यह 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है यह 2 दिसंबर 1919 हो जाएगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड इसको भला कौन भूल सकता है, कौन भारतीय भूल सकता है? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, डेट सहित आपको याद रखना है। तो अब आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। इनको कैद करके कहाँ रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था? तो यह असहयोग आंदोलन था। स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा मिलान सही नहीं है इसमें से? तो देखिए यहाँ पर देखेंगे टिहरी बांध परियोजना ये गंगा नदी पर नहीं है, ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भागीरथी नदी पर है यार। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है ये कब हुई थी बताइए? तो फ्रेंड्स देखिए केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी जो है यह जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ब्राह्मणी नदी महानदी की सहायक नदी है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? मकर रेखा पर स्थित नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए मकर रेखा पर जो स्थित नहीं है यह दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी देश चिली, ब्राजील और पराग्वे जो है ये मकर रेखा पर स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी?
तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है, 1955 में। पहले ये मध्य प्रदेश में था स्थापना के समय, लेकिन अब यह छत्तीसगढ़ राज्य में आ गया है। पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। बायोडीजल उत्पादन कृष्ण क्रांति, और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा जो है ये बेंगुएला जलधारा है। ठीक है, बेंगुएला जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा और इर्मिंजर जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है, तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रस्तावना जो लिया गया है, प्रस्तावना के जो शब्द हैं, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 127 का रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? तो ये लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। ठीक है, और फ्रेंड्स इसको पेश किसने किया था? तो इसको पेश जो है 1963 में JB कृपलानी के द्वारा पेश किया गया था। लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का 50 सदस्यों द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव पत्र का समर्थन आवश्यक होता है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो नागरिकता जो है यह भाग 2 में है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो यह आपका 86वां संविधान संशोधन है, जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन आपको याद होगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये हुआ था कब? तो 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसको विधिक अधिकार में रखा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित है? अच्छा, 11वीं अनुसूची पंचायत के लिए है। 12वीं अनुसूची जो है ये किसके लिए है? तो यह नगर पालिका हो जाएगा। और देखिए, 11वीं अनुसूची में टोटल जो विषय है या 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची पूछेगा तो 18 विषय हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो यह आपका है अनुच्छेद 325 में। अनुच्छेद 325 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का जो विषय इसमें से नहीं है वो विवाह और विवाह विच्छेद, ठीक है, ये नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? विवाह विच्छेद जो है यह समवर्ती सूची में है। ठीक है, तो ये भाग 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध है। चलिए, और भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। विश्व युवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, विश्व युवा दिवस लिखा गया। एक राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस जो है यह 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो स्थापना है यह 23 जून, यहाँ मैं लिखता हूँ 23 जून 1894 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपका कहाँ पर है फ्रेंड्स, बताइए। तो ये लुसाने में है। ठीक है, लुसाने में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो थॉमस वाच हैं। ठीक है, थॉमस वाच जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 कर लेंगे कि लिवेरो किस खेल की शब्दावली है? लिवेरो जो है यह किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, लिवेरो जो है ना यह संबंधित है वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। उसके बाद देखिए, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा, जो ओलंपिक मस्कट हैं, यह किस खेल से शुरू हुई थी? तो देखिए, दरअसल पहला ओलंपिक शुभंकर 1968 के ग्रेनोबेल ओलंपिक में जो है
पैदा हुआ था, और ये इसका नाम क्या दिया था, इसका नाम दिया गया था सूस। ठीक है, लेकिन लेकिन पहला आधिकारिक ओलंपिक शुभंकर 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में जो है शुरू हुआ था। आधिकारिक है इसीलिए म्यूनिख ओलंपिक 1972 हो जाएगा। चलिए, अनाधिकारिक की बात नहीं करेंगे, कोई भी चीज आधिकारिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है, तो ये फ्रांस की है। येलो बुक फ्रांस की है। व्हाइट पेपर भारत का है। ठीक है, व्हाइट पेपर भारत और ब्रिटेन सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट का प्रकाशन होता है, फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था, तो फ्रेंड्स यह जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा। उसके बाद देखिए, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो किसी सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा और मरकरी हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन अधातु है और मरकरी धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती हैं, तो यह आपका Ag2S है। ठीक है, यानी कि सिल्वर सल्फाइड है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है, तो यह क्या देता है, PbO और NO2 देता है। तो PbO और NO2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है, तो यह धातु जो है यह सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर जो है यह क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। बाकी शेष धातुएं ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्साइड बनाती है अभिक्रिया करके। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 144 है कि आधुनिक आवर्त सारणी का चौथा वर्ग में कुल तत्वों की संख्या कितना है। पहला में पूछेगा तो 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है यह आपका कौन सा हो जाएगा, यह पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद सोडियम होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है, तो यह आपका घाना शेर हो जाएगा। ठीक है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान में है और यह विभिन्न प्रकार की जो पक्षी की प्रजाति हैं, सांप हैं, उनके लिए फेमस है। तो यह आपका घाना हो जाएगा। बाकी देखिए, जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम में है, पेरियार केरल में है। उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। देखिए, अब इसका नया नाम प्रस्तावित किया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, जो परिवर्तन बढ़ती है यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। उसके बाद देखिएगा कि रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह वेटलैंड से संबंधित है, आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है, 2 फरवरी 1971 में यह बैठक हुई थी। इस कन्वेंशन की नींव पड़ी थी। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को, और वर्ष 1975 में पूर्णतः इसे क्रियान्वित किया गया था, 1975 में। ठीक है, ईरान में रामसर जो है यह आपका हो जाएगा आर्द्र भूमि यानी कि नम भूमि से। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन जो है ये पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स,